हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लीचिंग ऑफ कॉटन। जैसे हमने अब डिसाइजिंग कर ली है, फैब्रिक की स्काउरिंग कर ली है, तो हमारा फैब्रिक क्या ज़्यादा एब्जॉर्बेंसी उसकी बढ़ चुकी है, अच्छे से वो सोख सकता है। पर फिर भी जो उसकी अपीयरेंस होती है देखने में वो एक ना पेल कलर की अपीयरेंस होती है, मतलब डल जैसा लगता है, थोड़ा पीलापन जैसा रहता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे पास जैसे कॉटन है या कोई भी नेचुरल फाइबर है, उसका ना नेचुरल एक कलरिंग मटेरियल पिगमेंट रहता है, ठीक है। और ये इस सब प्रोसेस में जो है वो डी कलर नहीं हो पाता है। उसके लिए हमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो एकदम वाइट हो पाए, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है डी कलरेशन का नेचुरल पिगमेंट की, उसको बोलते हैं हम ब्लीचिंग, ठीक है। जो नेचुरल पिगमेंट है उसको रिमूव करने का जो हमारा प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं ब्लीचिंग। अब ऑब्जेक्टिव देखो क्या क्या है ब्लीचिंग के। सबसे पहले तो हो गया हमारे पास कलर्ड इम्प्योरिटी जो है हमारे नेचुरल फाइबर की, वो हमें रिमूव करनी है, ठीक है। रिमूवल ऑफ द सीड कोट्स, जो बीज वगैरह होते हैं उसकी कोटिंग वगैरह लगी होती है तो उससे कलर आता है, उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। मिनिमम टेंडरिंग ऑफ फाइबर, मतलब फाइबर को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। सिंपल प्रोसेस होना चाहिए हमारे पास। केमिकल और एनर्जी की कंजप्शन थोड़ी कम होनी चाहिए, जिससे क्या होगा हमारे पास कॉस्ट बचेगी, ठीक है। और वाइटनेस इंडेक्स जो है वो थोड़ा बढ़ाना है, मतलब कपड़ा ज़्यादा हमें वाइट बनाना है। अब ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है? जो एजेंट जो हम मटेरियल डाल रहे हैं उसमें सब्सटेंस डाल रहे हैं वाइट करने के लिए, उसका नाम है ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। वो एजेंट की तरह काम कर रहा है वो, ठीक है, वो ब्लीच कर रहा है मटेरियल को। अब ब्लीचिंग हमारे पास दो तरह के एजेंट होते हैं, एक ऑक्सीडेशन ब्लीचिंग एजेंट हुआ, दूसरा क्या रिडक्टिव ब्लीचिंग एजेंट। अब डिफरेंट हमने बताया परऑक्साइड सिस्टम में कितने तरह के उसमें केमिकल हैं जो यूज़ होते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ दो हैं, एक है हाइड्रोजन परऑक्साइड से ब्लीचिंग और दूसरा है सोडियम हाइपोक्लोराइड से ब्लीचिंग, ठीक है। तो उनके बारे में पढ़ते हैं हम। ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग क्या होती है? देखो इसमें क्या करते हैं हम, ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग एजेंट यूज़ करेंगे, जैसे नाम ही हमारे पास सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये क्या करता है ब्लीचिंग एजेंट, क्या करता है हमारे पास एल्कली जो सोल्यूशन है उसको डिकम्पोज कर देता है और एक एक्टिव ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये हमारे पास ब्लीचिंग करेगी और कलरिंग मैटर को जो है वो पूरी तरह से कपड़े से ख़त्म कर देगी, ठीक है। दूसरी आ गई रिडक्टिव ब्लीचिंग, इसका नाम बता रहा है, इसमें क्या करेंगे हम ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। पहले अभी तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यूज़ होती है, उससे पहले हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड यूज़ होती थी सबसे ज़्यादा, ठीक है। और जो जितने हमारे मैन मेड फाइबर हैं, पॉलीमाइड, नायलॉन वगैरह, पॉलीएक्राइलिक वगैरह, तो उसको भी हम रिडक्टिव ब्लीचिंग से ब्लीचिंग कर सकते हैं। ऑक्सिलरीज क्या क्या यूज होती हैं? ऑक्सिलरी मतलब क्या है, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल जो भी हम यूज़ करते हैं ना उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी, जो क्या रिएक्शन को हमारा फास्ट कर देता है, हमारे प्रोसेस को इजी बना देता है, उसको कहते हैं ऑक्सिलरी। क्या क्या होती है? एंटी करोजन एजेंट, ताकि जंग वगैरह ना लगे, करोजन जंग, ठीक है। सिक्विस्ट्रिंग एजेंट यूज़ करते हैं हम, वेटिंग एजेंट, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, एक्टिवेटर यूज़ करते हैं, स्टेबलाइज़र यूज़ करते हैं। अब इन दोनों हमारी ब्लीचिंग में क्या क्या यूज़ होते हैं वो हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला आ गया हमारे पास ब्लीचिंग विद हाइपोक्लोराइड, हम पढ़ेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड में, ठीक है। हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग क्या है? OCl नेगेटिव, ठीक है। सबसे पहले यूज़ होता था ये 1940 में, जो जितने भी कॉटन फैब्रिक था वो सोडियम हाइपोक्लोराइड से करता था, पर अभी कम हो गया, अब हाइड्रोजन परऑक्साइड से हम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ 10% के करीब हम हाइपोक्लोराइड से यूज़ करते हैं, ठीक है। रिएक्शन देख लो क्या है इसकी। सबसे ज़्यादा क्या है ये ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग है, आपको पता है ये, ठीक है। NaCl जो होता है वो हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन में जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ता है, ब्लीचिंग से पहले हमें हाइपोक्लोराइड को, है ना, उससे पहले हमें फैब्रिक को स्कौरिंग करना पड़ता है ताकि उसके फैट, बैग्स, इम्प्योरिटीज़ वगैरह सारी रिमूव हो जाए, ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। अगर ये इम्प्योरिटीज़ नहीं रिमूव होंगी तो हमारी ब्लीचिंग की इतनी इफेक्टिवनेस नहीं आएगी, वो अच्छे से वाइट नहीं हो पाएगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने क्लोरीन के साथ ब्लीच कराया, क्या बन गया हमारे पास सोडियम हाइपोक्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड NaCl अलग रह गया, ठीक है।
जो हमारी कमर्शियल होती है सोडियम हाइपोक्लोराइड, उसमें 12 से 15% तक एक्टिव क्लोरीन होता है, जबकि हम घर में भी क्लोरीन यूज़ करते हैं उसमें सिर्फ 5% होता है। मतलब इंडस्ट्री वाली जो है वो हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज़्म थोड़ा देख लो, मोटा मोटा देख लो कि किस तरह से ये एक्ट करता है। ठीक है, NaCl जो है वो हमारे पास बेस है, ठीक है, OCl नेगेटिव, और एक आ गया उसके साथ क्या हो रहा है हमारे पास HOCl जो कि एक वीक एसिड। ठीक है, तो NaCl जो होता है वो स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन होता है, कौन से pH पे, 11.55 पे। ठीक है, और इसकी हम स्टेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं, इसको एक डार्क कमरे में मतलब 30 डिग्री से कम टेम्परेचर पे इसको स्टोर करते हैं, ज़्यादा पे नहीं करते तो क्योंकि ये अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन क्या करेगी, सोडियम हाइपोक्लोराइड को हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया, सोडियम अलग हो गया हमारे पास और हाइपोक्लोरस आयन OCl नेगेटिव अलग हो गया। अब इसको किससे, जो हाइपोक्लोरस हमारा आयन था OCl नेगेटिव, उसको हमने वाटर के साथ ट्रीट करा तो हमारे पास एक वीक एसिड HOCl बच गया और OH नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन में इस तरह से ये टूट गया। अब हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग है, उसको क्या क्या फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं, सबसे पहले pH। ठीक है, pH का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और बफरिंग की तरह हम यूज़ करते हैं Na2CO3 ताकि इसका pH हमारे पास मेंटेन हो पाए 9 से 10 के बीच में, क्योंकि pH अगर हमारे पास 10 से ज़्यादा चला जाता है तो ब्लीचिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, तो अगर हम एसिड इसमें डालते हैं HOCl डालते हैं तो उसकी कंसनट्रेशन बढ़ जाती है और 5 से 8.5 के बीच में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एकदम से ब्लीचिंग होती है, बहुत रैपिड, और क्या होता है फाइबर हमारा ख़राब होना शुरू कर जाता है। और जब 5 से नीचे हो जाता है इसका pH, ठीक है, तो फिर तब भी हमारे पास ब्लीचिंग नहीं होती। इसलिए 9 से 10 के बीच अगर pH रहता है तभी हमारी अच्छे से ब्लीचिंग होती है। अब टाइम और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, ये नेक्स्ट फैक्टर आ गया हमारे पास। ठीक है, 1 घंटे के लिए हम 40 डिग्री टेम्परेचर पे इसकी हम ब्लीचिंग करते हैं, यही हमारे पास मॉडरेट है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ मेटल्स, कुछ मेटल जैसे हमने डाइंग वगैरह में पढ़ते हैं हम, कॉपर है ना, कॉपर और आयरन जो होते हैं ना वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं इसमें, जिससे क्या होता है हमारे पास फाइबर की डिग्रेडेशन, मतलब फाइबर जो होता है डैमेज जो होता है वो बचा लेते हैं। ठीक है, और जो इक्विपमेंट मतलब जो वेसल है जिसमें हमने करनी है ब्लीचिंग, वो हमारे पास स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए, वरना जंग वगैरह लगने की दिक्कत रहती है। ठीक है, एक आ गया अगला फैक्टर हमारे पास एंटी क्लोर। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमने ब्लीचिंग तो कर ली, वो वाइट हो गया, पर क्लोरीन का अपना भी कुछ एक कलर होता है, तो वो क्या होता है फैब्रिक पे छूट जाता है। अब उस सब को रिमूव करने के लिए हमें एंटी क्लोर करना पड़ता है ताकि क्लोरीन का उसमें जो धब्बा लगा हुआ है वो रिमूव हो पाए। ठीक है, अब यूज़ कहाँ कहाँ होता है इस हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग का, सबसे ज़्यादा सेलुलोजिक फाइबर आपको पता है कॉटन में। ठीक है, कॉटन में यूज़ करते हैं, वूल, नायलॉन, एक्राइलिक वगैरह पे हम इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि फाइबर जो हमारे पास पीलापन आ जाता है उनमें क्लोरीन की वजह से। ठीक है, और ये ब्लीचिंग जो होती है हम बैच प्रोसेस में करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस नहीं करते, बैच और कंटिन्यूस का आपको मतलब पता है ना, बैच है मतलब एक बड़ा सा, मतलब जैसे हमने ले लिया 100 टन मटेरियल ले लिया, ठीक है, तो उसको एकदम से करें। कंटिन्यूस क्या है, मटेरियल आता जा रहा है, लंबी चेन है, बस चला जा रहा है। ठीक है, वो कॉन्टीन्यूस हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम सिर्फ बैच में करते हैं, कॉन्टीन्यूस में नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होगा कॉन्टीन्यूस में करेंगे तो ओपन होगा प्रोसेस, तो क्लोरीन जो भी वो एटमॉस्फेयर में जो है वो चली जाएगी, जो सूटेबल नहीं है। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर क्या है, NaCl डाला हमने 2.5% और Na2CO3 एज अ बफर डाला हमने 1%। ठीक है, क्या करते हैं 1 घंटे के लिए 40 डिग्री टेम्परेचर पे चला देते हैं और उसके बाद उसको निकाल के उसको निचोड़ेंगे है ना, और धो देंगे और एंटी क्लोर से उसको ट्रीट कर देंगे ताकि क्लोरीन का जो कलर है वो छूट जाए। धो के हमने सुखा लिया और हमारे पास मटेरियल ब्लीच हो गया। अब सेकेंड आ गया हमारे पास कॉटन की ब्लीचिंग हाइड्रोजन परऑक्साइड से। हाइड्रोजन परऑक्साइड सबसे पहले डिस्कवर हुई थी 1818 में। ठीक है, 1940 तक क्या हुआ कि 65% जो हमारे पास मटेरियल है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड से ब्लीच होना शुरू हो गया, और आज की डेट में क्या है 90% तक मटेरियल इसी मेथड से ब्लीच करते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये
50% 70% सॉल्यूशन में अवेलेबल होती है, जिस हिसाब से जिसकी रिक्वायरमेंट है। और H2O2 जो होती है वो स्किन के लिए इरिटेंट होती है, आइज़ को भी नुकसान पहुंचा देती है, तो थोड़ा इसको अच्छे से केयर से हैंडल करा जाता है। अब इसका मैकेनिज़्म क्या वो देख लो। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो कि वीक एसिड है और वाटर में एकदम से आयनाइज हो जाता है। रिएक्शन कैसी होती है देखो, H2O2 को पानी के साथ ट्रीट किया, हाइड्रोजन आयन अलग रह गया और एक ब्लीचिंग एजेंट बन गया HOO और नेगेटिव चार्ज के साथ। ठीक है, ये क्या है, पर ये अनस्टेबल है। ये कैसे टूट जाता है, OH और ऑक्सीजन में, और ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, अब ये कोई भी ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस है, मतलब कोई फाइबर है, कॉटन है हमारा, तो उसके साथ ये जुड़ जाती है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ब्लीचिंग उस मटेरियल की हो जाएगी। ठीक है, अब पीएच का क्या इफेक्ट होता है इस पर। ठीक है, H2O2 खुद से क्या वीक एसिड है एकदम से। ठीक है, तो एकदम से ये न्यूट्रलाइज होकर रिएक्शन कर देता है। अब पीएच जो है अगर हमारे पास 10 से कम है तब ब्लीचिंग नहीं होगी। पीएच 10 से 11 होता है तो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो मॉडरेट रहती है। ठीक है, और पीएच अगर हमारे पास 11 से ज़्यादा हो जाता है तो एकदम से बहुत ज़्यादा पर हाइड्रोक्सिल आयन निकलते हैं। ठीक है, तो पीएच जो होता है 11.8 जो होता है ना, उसमें रिएक्शन जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाती, बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाता है और हमारे पास फाइबर के डिग्रेडेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला आ गया हमारे पास टाइम और टेम्परेचर का क्या पड़ता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे जो होता है ना वो डिकम्पोज नहीं करती है H2O2 और बहुत अच्छे से ब्लीचिंग होती है, इसीलिए हम 95 से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसकी ब्लीचिंग करते हैं। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है ब्लीचिंग का रेट उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, पर बहुत ज़्यादा ही कर देंगे हम तो कॉटन जो है हमारे पास ख़राब भी होना शुरू हो जाएगी। 80 डिग्री के टेम्परेचर से नीचे क्या होता है, हमारे पास जो पर हाइड्रोक्सिल आयन है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, बड़े स्लो से होते हैं, तो बड़े धीरे धीरे ब्लीचिंग होती है, तो वो अच्छे से नहीं हो पाती। अगला आ गया इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ लिकर, मतलब जो हमने सोल्यूशन बनाया उसका क्या इफेक्ट है। तो बैच प्रोसेस में क्या करते हैं हम 2 से 4% हाइड्रोजन परऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, और जो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है उसमें 1 से 2% लेते हैं। अगर हम H2O2 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रख देंगे तो फिर फाइबर को डैमेज करना शुरू कर देगी, उसको डिग्रेड कर देगी। अब टाइम का क्या इफेक्ट है। टाइम आपको पता है ये टेम्परेचर को इंटररिलेटेड होते हैं। ठीक है, अगर हमने मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लेना है तो हमें टेम्परेचर थोड़ा कम रखना पड़ेगा, अगर कम टेम्परेचर है तो टाइम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब ऑक्सिलरीज क्या क्या यूज़ करते हैं हम हाइड्रोजन परऑक्साइड ब्लीचिंग में। सबसे पहला आ गया स्टेबलाइज़र, ताकि हमारे पास जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है कहीं वो ही ना डिकम्पोज होना चालू कर दे, तो उसके लिए हमें स्टेबलाइज़र यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, ये क्या करता है कि पीएच को कंट्रोल कर देता है। ठीक है, कौन कौन से तो सोडियम सिलिकेट यूज़ करते हैं हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ करते हैं, फॉस्फेट यूज़ करते हैं एज अ स्टेबलाइज़र। एक्टिवेटर, ठीक है, ताकि वो हमारा पीएच आपको पता है ये 11.5 के बीच रखना है, मतलब अल्कलाइन रखना है हमें, तो एक्टिवेटर डालना पड़ता है। इसमें यूज़ करते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na2CO3, Na3PO4, है ना। और अगला आ गया हमारे पास सिक्विस्ट्रिंग एजेंट। ठीक है, EDTA, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट वगैरह हम यूज़ करते हैं। वेटिंग एजेंट भी यूज़ करना पड़ता है ताकि वो अच्छे से उसको एब्जॉर्बेंसी रखे, अच्छे से वेट कर ले। ठीक है, अब यूजेस कहाँ कहाँ है। H2O2 जो हमारे पास ब्लीचिंग है वो मेनली सेलुलोजिक फाइबर में होती है, जैसे कॉटन, फ्लैक्स, लिनन, जूम, ये भी हमारे सारे सेलुलोजिक फाइबर है जो हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, और हम वूल, सिल्क, नायलॉन वगैरह पे भी इसको यूज़ कर लेते हैं। इसमें हमारे पास पूरी तरह से स्कोरिंग करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जैसे उसमें था कि हमें पूरी तरह से पहले अच्छे से मटेरियल साफ़ हो जाने, तब भी ये सारे प्रोसेस जो है वो इसी में हो सकते हैं। ठीक है, इफ़ेक्टिवनेस जो है वो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ हैं वो मतलब कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, अच्छे से हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ ब्लीच हो जाता है। और जैसे ऑक्सीजन और पानी में टूटता है ये H2O2, तो क्या होता है हमारे पास एफ्लुएंट प्रॉब्लम नहीं आती है, मतलब वेस्ट वगैरह नहीं निकलता कि।
ठीक है, तो ये भी हमारे पास बचत हो जाती है। अब एडवांटेजेस क्या क्या हैं? सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, आपको पता है कॉटन में 90% तक यूज़ करते हैं, तो यूनिवर्सल ब्लीचिंग है इसकी, ठीक है। और कॉन्टीन्यूस इक्विपमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, हम बैच में भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन वाला तो इसमें है नहीं कि क्लोरीन करेगा, ये सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन में टूटता है, तो ये कॉन्टीन्यूस में भी कर सकते हैं, हम बैच में भी कर सकते हैं। और वाइटनेस बहुत अच्छी होती है इसकी, परमानेंट होती है, ठीक है। और एक ही हम प्रोसेस में स्कोरिंग ब्लीचिंग कर सकते हैं, और फाइबर को डैमेज होने का ख़तरा कम होता है, पानी भी कम लगता है इसमें इन कंपैरिजन टू दैट, ठीक है। और जो मटेरियल होता है वो ज़्यादा एब्जॉर्बेंट होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, जो हमने ब्लीच किया होता है मटेरियल वो हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग से बेटर रहता है, ठीक है। अब मैंने ये बैच का प्रोसेस बताया है कि दोनों तरफ से है, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस में भी और बैच प्रोसेस में भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या मटेरियल डाला है, कितनी क्वांटिटी में और कितनी देर के लिए उसको चलाया। सबसे पहला हमारा बैच में हमने कितना हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला है, 35% का इन्होंने बताया, 3 से 5% बताया। वेटिंग एजेंट, हाइड्रोजन ऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट, है ना, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। क्या करा हमने, 60 से 90 मिनट के लिए चलाया, कितने टेम्परेचर पे, 95 से 100 डिग्री सेल्सियस पे। उसको फिर क्या करा हमने, पानी से उसको वॉश कर लिया, निकाल के सुखा लिया उसको। अगला प्रोसेस हमारे पास कॉन्टीन्यूस, ये जितने मटेरियल डाला है उसकी क्वांटिटी क्या होगी, हमारे पास डबल हो जाती है कॉन्टीन्यूस में, ठीक है। और सेम है कि हमारे पास जे बॉक्स में हम चलाते हैं, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस भी हो जाता है उसमें और बैच भी हो जाता है, ठीक है। तो उसमें कॉन्टीन्यूस में हम जे बॉक्स में चला के उसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये था हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीचिंग का प्रोसीजर। थैंक यू।